नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। 40 डिग्री की गर्मी से हम दार्जिलिंग की इस 13 डिग्री की ठंड में हम पहुंच चुके हैं। रात के 9 बजे हैं और इसीलिए अभी 13 डिग्री है, लेकिन धीरे धीरे तापमान कम होता जाता है। लेकिन आपको इसके साथ ही हम ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनावों की वजह से जिस तरह की सरगर्मियां हैं, इस तरह की ठंडक में भी कोई परिवर्तन आएगा ऐसी उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि 4 चरण हो गए हैं। बचे हुए 4 चरणों के जो मतदान होने हैं अब इन्हीं क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज जो चौथे चरण का मतदान था उसकी जो तस्वीरें हैं वो भी समझना जरूरी है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हिंसा दिवस एक तरह से हो गया था, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे, क्योंकि मैं भी उन इलाकों में थी और हमारे तमाम संवाददाता उन तमाम इलाकों में मौजूद थे। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझाते हैं कि कितनी संख्या में लोग निकल कर आए, वोटिंग परसेंटेज जो रहा है वो कैसा रहा है आज जो मतदान हुआ है उसके हिसाब से। तो हम ये आंकड़ों के हिसाब से आपको समझाते हैं कि चौथे चरण के तहत शाम 5:30 बजे तक 44 सीटों पर 76% से अधिक मतदान हुआ है। हिंसाग्रस्त कूच बिहार में सबसे ज्यादा करीब 80%, हुगली में 76%, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना में 75% से ज्यादा और अलीपुरद्वार में 73% से ज्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन जो मतदान के 3 चरण थे वो कमोवेश हम कहें कि शांतिपूर्ण निपट गए तो ये सही होगा। लेकिन आज जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को मजबूरन गोलियां चलानी पड़ी हैं, 4 लोगों की जान चली गई है। कूच बिहार के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर सबसे पहले हिंसक झड़प की खबरें सामने आई थी और उसके बाद क्या क्या हुआ है वो हम आपको समझाते हैं। कूच बिहार में एक पोलिंग बूथ पर हिंसक राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं उनको काबू करने के दौरान सीआरपीएफ ने फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सीआरपीएफ का कहना है कि बूथ पर भीड़ ने जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन्हें गोली चलानी पड़ गई। हुगली से बीजेपी सांसद और प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला हुआ। लॉकेट चटर्जी का आरोप है कि उनकी गाड़ी पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने पथराव किया, इसमें उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। हुगली में ही कई पत्रकारों की गाड़ियों पर भी हमले हुए। बीजेपी प्रत्याशी पायल सरकार के काफिले पर हमला हुआ, इसमें उनकी कार का शीशा टूट गया। इसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही लगाया है। इसके अलावा भी चौथे चरण के मतदान में जगह जगह टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आती रहीं। उत्तर बंगाल के कूच बिहार में दिनहाटा में टीएमसी के उम्मीदवार उदयन गुहा पर भी हमले किए गए। लेकिन सबसे बड़ा जो मामला हुआ वो हुआ कूच बिहार में। सवेरे से ही वहां पर बहुत हरकतें थी और उसके बाद जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग निकल आए और सुरक्षा कर्मियों को वहां पर मजबूरन गोलियां चलानी पड़ी। 4 लोगों की मौत इसमें हो गई और ममता बनर्जी की तरफ से बाद में यह कहा गया कि वो चारों जो थे वो टीएमसी के ही कार्यकर्ता थे। देखिए ये रिपोर्ट। ये चौथे चरण के मतदान में बंगाल के कूच बिहार में खेले गए खूनी खेल की लाइव तस्वीरें, जहां बूथ नंबर 126 पर हिंसा को काबू में करने के लिए सीआरपीएफ की क्विक रिस्पांस टीम ने लास्ट ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन बना दिया और वहां मौजूद भीड़ पर सीधे फायर खोल दिया और ये इस घटना का अंजाम। रोती बिलखती मां, दर्द से कराहते घायल, खून से लथपथ लाश। पीछे से वो सीआरपीएफ का गाड़ी जो है वो गाड़ी आया था। आने के बाद देखा था कि वो जो लाइन में खड़ा रहता जो था उसका बगल में ही 2-3 लोग बातचीत कर रहा था। उसी का ऐसा देखकर ठीक है वो उन लोगों ने सोचा कि उधर लापड़ा हो रहा है, ऐसा सोचकर वो जो लोग आया था गाड़ी में, ठीक है, बीएसएफ या सीआरपीएफ लोग पता नहीं है, लेकिन सीआरपीएफ वही होगा, ठीक है, उन लोग पीछे से गोली चलाया था। ठीक है, गोली चलाने के बाद
जब वो जो आम जनता था उधर का, ठीक है, उन लोग को पकड़ने के लिए मैं की बातचीत कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो वापस गाड़ी घूम के चला गया। बीजेपी का बम मार दिया। बीजेपी के लोगों ने बम मारा। आप वोट करने गए थे वहाँ पे? वोट करने गए थे, फिर क्या हुआ वहाँ पे? बीजेपी समर्थक है ना, और बम मार दिया, गोली कर दिया। ये चश्मदीद का बयान है जिसके पैर में गोली लगी, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि सीआरपीएफ के जवानों को भीड़ पर सीधे फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। इस घटना को लेकर सुरक्षा बल की तरफ से बयान दिया गया, जिसमें कहा गया है कि बूथ संख्या 126 के पास इंस्पेक्टर सुनील कुमार की अगुवाई वाली टीम पर उपद्रवियों की भीड़ द्वारा हमला किया गया था। इस दौरान हाथापाई में एक बच्चा नीचे गिर गया और उपद्रवियों ने क्यूआरटी के वाहन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। क्यूआरटी ने आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया दी और भीड़ को हटाने के लिए 6 राउंड हवाई फायर किए। इस खूनी वारदात की विस्तार से कहानी सुनिए पश्चिम बंगाल पुलिस की जुबान। एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था, उसको 2-3 आदमी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने। उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गए क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे सीआईएसएफ के, वो पूछा कि क्यों, इसका क्या हुआ है। तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिलाएं यूज करते हैं, उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया। एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा। तो चश्मदीद की जुबानी एक कहानी है और पुलिस सीआरपीएफ की जुबानी दूसरी कहानी, और टीएमसी और बीजेपी की अपनी अलग अलग ही कहानी। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के स्थानीय समर्थकों ने पोलिंग स्टेशन पर हमला किया, हथियार छीनने की कोशिश हुई, जवाब में सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाईं, जिसमें मौतें हुई। जबकि टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चर कर लिया था। मारे गए सभी लोग टीएमसी के वर्कर थे, जिन पर गोली चलाने के पीछे बीजेपी की साजिश है। কোচবিহারে তো দেখেছেন, দিনহাটায় দেখলেন যে বুথ এজেন্টকে ঢুকতে দেয়নি, তার বাড়ির লোককে কিডন্যাপ করে দেওয়া হয়েছে। এইটাই বিজেপির কালচার। বিজেপি কালচারটা তো ক্ষমতা আসার আগে যদি এসব কাজ করে, যদিও ওরা ক্ষমতায় আসবে না, কিন্তু ক্ষমতা আসার আগে এইসব কাজ শুরু করেছে। तृणमूल कांग्रेस गोली का राजनीति में विश्वास करता है, बारूद की राजनीति में विश्वास करता है। ममता बनर्जी अपनी मंच से प्रोवोक किया लोगों को कि सेंट्रल फोर्स को घेर कर मारो, ऐसा भी गांव वालों को सलाह दिया ममता बनर्जी ने। और वो उसी की बात तुरंत जो भाजपा की जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप घोष जी का ऊपर आक्रमण होता है, तो वहां पर जब एक प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आक्रमण हो रहा है, जब एक सांसद के ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो साधारण लोगों की, साधारण भाजपा कर्मी की क्या हालत हो सकती है, आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। कूच बिहार के बूथ नंबर 285 में भी मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके गए और गोलीबारी हुई, जिसमें वोट डालने आए एक युवक की मौत हो गई। टीएमसी का कहना है कि यहाँ भी मारा गया युवक उनका ही कार्यकर्ता है। चौथे चरण के मतदान के दौरान जिस तरीके से खूनी संघर्ष देखने को मिला है, खासकर कूच बिहार में, उससे एक बात तो साफ है कि बंगाल की जंग भले ही राजनीतिक पार्टियों के बीच हो, लेकिन इसकी कीमत आम आदमी अपनी जान देकर चुका रहा है। टीएमसी और बीजेपी इस हिंसा के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाती, चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच जाती है। टीएमसी ने तो सीधे तौर पर इस हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगा दिए। Firing took place because the common people were resisting the effort by BJP hooligans to disrupt the voting. The BJP hooligans are being encouraged by Central Armed Police Forces, and we feel this is a conspiracy headed by the Home Minister Amit Shah, who is sitting in Bengal. We are demanding the resignation of Amit Shah. आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होना तो लाजमी है ही, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस कूच बिहार में सीआरपीएफ की गोलियों से 4 लोगों की मौत हुई, उस कूच बिहार को चुनाव आयोग ने सबसे संवेदनशील जिला घोषित किया था और सीआरपीएफ की 187 कंपनियां वहां तैनात थी। इसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात हो गई।
ये अभी बंगाल सीएम जो है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो कल यहाँ पे आएंगी, विक्टिम्स के घर जाएंगी। वो ये 4th फेज पोलिंग था। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अभी यहाँ का पोल को रद्द कर दिया और उसके बाद यहाँ पे पोलिंग हुई नहीं आफ्टर ये इंसिडेंट के बाद। मैं अनन्या भट्टाचार्य, आज तक के लिए। तो कूच बिहार के सितालकुची जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर मतदान केंद्र संख्या 126 के बाहर का ये वाकया है। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने वहां पर मतदान को स्थगित कर दिया और इस समय की बड़ी खबर ये है कि चुनाव आयोग की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं कि कोई भी नेता, कोई भी राजनेता वहां पर 72 घंटे तक नहीं जा सकता है। 72 घंटे तक वहां जाने से किसी भी नेता पर पाबंदी है। चुनाव आयोग का यह निर्णय है। इसके साथ ही यह भी समझ लीजिए कि ममता बनर्जी ने कहा था कि वो जाने वाली है वहां पर, वो इस मुद्दे को तूल भी देना चाहती थी। वो अपनी तरफ से कह चुकी थी कि ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो जाना चाहती थी। और जाहिर है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से संवेदनाएं जाहिर की हैं, ये स्पष्ट था कि तमाम राजनेता उस ओर जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने अगले 72 घंटे तक किसी भी राजनेता के उस क्षेत्र में जाने पर पाबंदी लगा दी है। यानी अव्वल तो ये कि उस मतदान केंद्र पर मतदान को स्थगित किया गया और दूसरा चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला कि 72 घंटे तक वहां कोई नहीं जा सकता ताकि मौत पर किसी भी तरह की राजनीति न हो और इस संवेदनशील मामले से कहीं भावनाएं दूसरे इलाकों में भी और ज्यादा न भड़क जाएं। क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा मामला जहां पर 4 लोगों की जान चली गई, वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप लगा दिया। इससे पहले भी सीआरपीएफ के जवानों को और उनकी निष्ठा पर वो तमाम तरह के प्रश्न उठा चुकी हैं। जो अपने समर्थक थे उनको एड्रेस करते हुए वो इस तरह की बातें भी कह चुकी हैं कि उन्हें डरना नहीं चाहिए और घेर कर अपनी बातों पर अडिग रहना चाहिए। और इसका प्रभाव कैसा पड़ सकता है, इसे लेकर विरोधी दल के जो नेता हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से टिप्पणियां की हैं। लेकिन क्या ये उसका प्रभाव था? क्या ये सिर्फ भावावेश की बात है? ये सारी चीजें आगे तफ्तीश के साथ पता चलेंगी। लेकिन अभी ममता बनर्जी की तरफ से सीधे गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर उंगली उठाना और वहां से लगभग समझ लीजिए 130 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने के लिए पहुंचे थे, वहां से प्रधानमंत्री द्वारा ममता बनर्जी पर आक्षेप लगाना और संवेदनाएं अपनी प्रकट करना राजनीति के बारे में भी काफी कुछ कहता है। आज के 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। এত উদ্ধত্ত হয় কোথা থেকে? এত অত্যাচার আসে কোথা থেকে? বিজেপি জানে বিজেপি হেরে গেছে এবং হেরে গেছে বলে এখন ভোটারদের গুলি করে মারছে, কর্মীদের গুলি করে মারছে, লজ্জাও করে না। আবার মেরে টেরে দিয়ে বলছে সেলফ ডিফেন্স। ছি 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 ছি। टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कूच बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दीदी, ये हिंसा, लोगों को सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने के तरीके, चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके, दीदी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपके 10 साल के कुकर्मों से ये हिंसा आपकी रक्षा नहीं कर सकती।
तो हिंसा का जो ये मामला है वो तूल न पकड़े, उसके लिए तो चुनाव आयोग ने 72 घंटे की पाबंदी लगा दी है नेताओं पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रैली सिलीगुड़ी में कर रहे थे। ये वो पूरा इलाका है जो अभी आने वाले चरणों में जहां पर मतदान होना है। सिलीगुड़ी में जब प्रधानमंत्री की ये रैली चल रही थी उस समय में वहीं पर मौजूद थी, और ये वही इलाका था जहां पर 2019 में जब लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने बिगुल सिलीगुड़ी के उसी इलाके से फूंका था, और उस समय भी लाखों की तादाद में लोग आए थे उनको देखने के लिए। पर लोगों के मन में, जो राजनीतिक विश्लेषकों के मन में जो सवाल है वो सबसे बड़ा यही है कि क्या जो लोग उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंच रहे हैं वो वाकई विधानसभा के चुनावों में भी उन पर ही दांव लगाएंगे, जबकि वो चेहरा राज्य में कम से कम नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री खैर वहां पर पहुंचे, वहां पर लोगों को संबोधित किया, बहुत तरह की बातें बोली, जो कूच बिहार का मामला है उसे भी उठाया, नक्सलवाद से लेकर आतंकवाद, सारी चीजों को लेकर प्रहार किया, और ममता बनर्जी पर जो हर बार जो भ्रष्टाचार की बातें वो करते हैं वो सारी चीजें वहां पर करते रहे। देखिए वहां से ये ग्राउंड रिपोर्ट। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ वो मुद्दे जो भावनाओं को छूते हैं, चाहे आतंकवाद की बात हो या फिर नक्सलवाद की बात हो, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये तो सिलीगुड़ी का क्षेत्र लगता है, लेकिन दूसरे छोर पर नक्सलबाड़ी यानी वामपंथी विचारधारा का एक ऐसा गढ़ जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व बनाने में कम से कम लोकसभा चुनाव के हिसाब से सफलता पा ली थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर बोल रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग उन्हें सुनने आ रहे हैं, तो वो यहाँ की बातें भी करते हैं, यानी एक और जो महानंदा बहती है उसकी भी बात करते हैं। वो ये भी बोलते हैं जो उत्तर बंगाल के मुद्दे हैं, और उसके साथ ही वो ममता बनर्जी को उन बातों से चिढ़ाने से भी नहीं चूकते जिस पर उनकी प्रतिक्रिया पक्के तौर पर आ जाती है, और यहाँ पर बस तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती है। हमको सुन के बहुत अच्छा लगा। भारत के प्रधानमंत्री आए हुए हैं। बात आज अच्छी कही, क्या अच्छा? इन्होंने गैस कनेक्शन फ्री दिया है, उसके लिए बोला है। लोगों को लॉकडाउन में पैसे जो आए हैं उसके लिए बोला है, और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है देश के लिए। बहुत अच्छा लगा सुन के, मतलब अच्छा काम करेगा। ममता बनर्जी को अच्छा नहीं लगता है वो दीदी ओ दीदी बोलते हैं तो, लेकिन यहाँ पे ताली बज रही थी बहुत। मोदी तो ऐसे बोलता है, मोदी जो बात बोलता है सही बोलता है, अच्छा बोलता है, अच्छा बोलता है। दीदी जितना बोलता है झूठ बोलता है। 10 साल से दीदी कुछ भी नहीं किया, पश्चिम बंगाल को बर्बाद करके दिया। कूच बिहार में जो हिंसा हुई है उसके लिए उन्होंने टीएमसी को পশ্চিম বাংলা সরকারকে আমাদের মোদি সরকারকে চাই। জয় শ্রীরাম, মোদিজি জিন্দাবাদ, মোদিজি জিন্দাবাদ, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। सिलीगुड़ी का 4 सीट है, चार हम लोग जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी हम लोग का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 700 सीट हम लोग जीत रहा है। टीएमसी को यहाँ से उखाड़ के फेल देना है हम लोग को, इसीलिए बीजेपी डबल इंजन सरकार हम लोगों को प्रतिष्ठा करना है। बंगाल में सुनार बांग्ला बनाना है। जय श्री राम। कूच बिहार में जो हिंसा हुई है उसे लेकर टीएमसी की तरफ से आरोप बीजेपी पर लगे, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर और तृणमूल कांग्रेस पर वो सवाल उठा दिया है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, सिलीगुड़ी, आज तक। सीधे दार्जिलिंग से आप खबरदार देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावों की बात कर रहे हैं। कोरोना की बात बताने से पहले आपको जरा पश्चिम बंगाल की एक और खबर बता देते हैं। वो ये कि ममता बनर्जी के जो चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उनका एक ऑडियो आया है सामने, जिसमें वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग है ये, और उसमें वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में बहुत लोकप्रिय हैं। उनके उस ऑडियो के अनुसार बीजेपी मतुआ समुदाय के बीच लोकप्रिय है और ममता बनर्जी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। अमित मालवीय ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस ऑडियो के हिस्से को लीक किया है, उसको शेयर किया है सबसे, और भारतीय जनता पार्टी अब इस प्रयास में है कि इस आवाज की रिकॉर्डिंग के हिस्से के जरिए वो यहां पर चुनावी लीड ले सके। जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है। बंगाल में मोदी की पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में।
And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? बंगाल के चुनावी घमासान में एक और ऑडियो क्लिप ने धमाका मचा दिया। आवाज पीके की है। पीके यानी प्रशांत किशोर। पीके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार हैं। अब बीजेपी ने प्रशांत किशोर के ऑडियो को बंगाल में चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए लॉन्च कर दिया। सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है, हम लोग के भी सर्वे में। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी के चाणक्य माने जाने वाले प्रशांत किशोर का ऑडियो टेप जारी किया तो टीएमसी के लिए बचाव करना मुश्किल हो गया। इस क्लिप में प्रशांत मान रहे हैं कि बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी बेहद पॉपुलर है। ये भी बता रहे हैं कि मोदी लोकप्रिय क्यों है। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही। ऑडियो के अगले हिस्से में ममता बनर्जी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बीजेपी की ताकत का बखान करते सुने गए। मतुआ समुदाय पर खुलकर राय रखी। कहा पश्चिम बंगाल में 30 से 40 सीटों पर असर रखने वाला मतुआ समुदाय बीजेपी को वोट कर सकता है। हालांकि उनका अनुमान है कि मतुआ समुदाय का बीजेपी को समर्थन 2019 लोकसभा चुनाव से कम रहने वाला है। Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ will 75 BJP 25 तृणमूल। प्रशांत किशोर ये भी कहते सुने गए कि बंगाल में गजब मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ है। तमाम राजनीतिक दल मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेलते रहे हैं। प्रशांत समझा रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने इसे अपनी ताकत में बदल दिया है। मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 ईयर से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है। जरा इस टेप की पृष्ठभूमि को भी समझ लीजिए। प्रशांत किशोर इनवाइट ओनली चैट ऐप क्लब हाउस पर चुनिंदा पत्रकारों के साथ सार्वजनिक बातचीत कर रहे थे। बातचीत का वही हिस्सा है जो लीक हो गया। इस कथित बातचीत में प्रशांत किशोर मोदी की लोकप्रियता कबूल कर रहे हैं, टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात मान रहे हैं और ये भी स्वीकार रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। प्रशांत किशोर ने कुल मिलाकर इस बातचीत में बीजेपी के जीत के हालात बता दिए और टीएमसी की उम्मीदों पर खुद ही सवालिया निशान लगा दिया। अब बीजेपी चौथे चरण के मतदान के बीच इस ऑडियो को जारी कर टीएमसी को घेर रही है। संदेश ये कि बंगाल में बीजेपी की जीत को लेकर ममता के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट तक सार्वजनिक बयान देने लगे हैं। ममता बनर्जी के रणनीतिकार का ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। वो इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में टीएमसी को ये रणनीतिकार ही चला रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल भी हुए।
अब प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद टीएमसी जवाब से बचती नजर आ रही है। Sir, we have seen audio chat of Mr. Prashant Kishore also, sir. Sir, do you have any comment on that, sir? He is saying Mr. Modi is very popular, sir. Sir, do you have any comment on that, sir? बीजेपी ने प्रशांत किशोर की आवाज को चुनावी हथियार बनाया तो प्रशांत किशोर का भी जवाब आया। मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा के लोग अपने नेताओं के बयान से ज्यादा मेरी क्लब हाउस चैट को गंभीरता से ले रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि चैट के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरी बातचीत जारी करें। जो हिस्सा जारी किया गया है उसमें इस सवाल का जवाब दिया जा रहा था कि कैसे भाजपा को 40% वोट मिल रहे हैं और ये सोच बन गई है कि बीजेपी जीत रही है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, बीजेपी बंगाल चुनाव में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। बीजेपी बंगाल को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का इस्तेमाल कर रही है। इस कथित टेप को बीजेपी के माइंड गेम की नई किश्त समझा जा सकता है, जिसमें टीएमसी खेमे में हड़बड़ाहट फैलाने की रणनीति ये भी संदेश देना है कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है, ताकि वो वोटर जो अब तक मन नहीं बना पाए हैं उन पर असर डाला जा सके। मौसमी सिंह और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ये तो खैर राजनीति की बात है, लेकिन जो हमारी जिंदगी से सीधा सीधा जिसका लेना देना है, समूचे देश पर, समूची दुनिया पर जो संकट है वो है कोरोना। और उसकी जो दूसरी लहर इस समय हमारे सामने है वो और ज्यादा विकराल है, और ज्यादा रफ्तार से संक्रमण बढ़ता है, और ज्यादा घातक है। ये जो लक्षण इसके नए नए सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, दिल्ली है, यहां पर तो हालात ऐसे हुए कि नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। बहुत सारे इलाकों से तो जो प्रवासी मजदूर हैं वो पहले लॉकडाउन की तरह इस बार भी पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, क्या वो संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत हैं? संपूर्ण लॉकडाउन, सूनी सड़कें, सड़कों पर पुलिस का पहरा, घरों में कैद लोग। क्या एक बार फिर वैसा ही सन्नाटा पसरने वाला है जैसा 1 साल पहले कोरोना की पहली लहर में था? ये सवाल बेहिचक लॉजिक के तराजू में तौलिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर इस बार दोगुनी रफ्तार से कहर बनकर टूटी। पिछले 24 घंटे में 1,45,384 नए कोरोना केस आए, जबकि 794 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार को कोरोना केस 1,31,968 थे। 780 मरीजों की मौत हुई थी। अब फिर एक बार कोरोना वायरस के मामले आसमान छू रहे हैं। पिछले 24 घंटों में पूरे देश की बात करें तो 1,45,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट हुए हैं। 700 से ज्यादा मौतें पूरे भारत में रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो 8,500 से ऊपर पिछले 24 घंटों में केसेस आए हैं। तो सवाल ये है कि क्या नाइट कर्फ्यू और पार्शियल लॉकडाउन से कोई फर्क पड़ रहा है? कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर डराने वाली है और इस त्रासदी से जूझते देश के शहरों पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का फंदा कसता जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अगले 2 दिन तक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन है। बनवाड़ी, राजगढ़ और विदिशा में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिले में 22 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इंदौर शहर और उज्जैन जिले में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में शनिवार रविवार 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है। शुक्रवार शाम 6 बजे से इस लॉकडाउन की शुरुआत हुई है और हम जिस इलाके में मौजूद है ये भोपाल का कोलार इलाका है, जहां पे तो पूरे 9 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का अनुमान है कि अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो महीने के अंत तक सूबे में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हो सकते हैं, यानी खतरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस महीने के अंत तक एक्टिव केस बढ़ने की संभावना लगभग 1 लाख के आसपास है। हम बीच में रोकने की कोशिश करेंगे इसको। इसलिए कुछ जगह लॉकडाउन और बाकी प्रक्रियाएं प्रारंभ की है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित महाराष्ट्र में भी पाबंदियां लगाई गई हैं।
महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसके जरिए चर्चा की गई कि कैसे नियंत्रण किया जाए सारी चीजों पर। सीएम ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा तो महीने भर में कोरोना नियंत्रित हो जाएगा। 15 से 20 अप्रैल के बीच स्थिति बहुत खराब हो सकती है। लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने 8 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत दिए। कल मुख्यमंत्री कोविड टास्क फोर्स की बैठक बुलाई है उन्होंने। इस बैठक में महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला हो सकता है। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सबको लगता है कि शायद एकजुट होकर यह लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन लड़ाई राजनीतिक पार्टियों के बीच भी छिड़ जाती है। कांग्रेस सरकारें जो हैं अलग अलग राज्यों की और खासकर महाराष्ट्र, उस तरफ से पहले ही आवाज उठ चुकी थी कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की सप्लाई नहीं की जा रही है। अब राहुल गांधी भी इस सवाल को लेकर मोर्चे पर मुस्तैद हो गए हैं कि जब अपने ही देश में कमी है वैक्सीन की तो दूसरे देशों में क्यों भेजा जा रहा है इसे। एक तरफ भारत में कोरोना संक्रमण नया रिकॉर्ड बना रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी युद्ध जारी है। सवाल वैक्सीन के स्टॉक से लेकर देश से लेकर विदेश तक मेक इन इंडिया वैक्सीन सप्लाई पर है। बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की कमी का आरोप लगाया था। कहा वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। बावजूद इसके केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही। महाराष्ट्र सरकार के आरोप पर केंद्र सरकार ने पलटवार करते हुए वैक्सीन की कोई कमी को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब राहुल गांधी ने देश में वैक्सीन की कमी और विदेश में वैक्सीन की सप्लाई पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। राहुल के हमले पर केंद्र सरकार ने वैक्सीन पर अपनी दलील। राहुल गांधी सरकार अगर वहां के मुख्यमंत्री उनकी ही पार्टी की है, आप उनसे पूछो ना, तो आप अपना इस प्रकार का हवा में बात को क्यों कर रहे हैं? हवा में उड़ान करने का ये भ्रमित प्रचार करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तरह से जनता में गुमराह पैदा करना ये उचित नहीं है और आपातकाल की घड़ी में राजनीति नहीं करिए। वैक्सीन को लेकर आपने पक्ष और विपक्ष के तर्क को सुना। आखिर देश में वैक्सीन के स्टॉक की हकीकत क्या है, आज हम आपको बताते हैं। अब तक देश में 9 करोड़ 80 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जबकि स्टॉक में 2 करोड़ 40 लाख वैक्सीन है। यानी अगर हर दिन 40 लाख वैक्सीन लगती है तो सिर्फ 5 से 6 दिन का स्टॉक है। वहीं 1 करोड़ 90 लाख डोज पाइपलाइन में है, मतलब ये प्रोसेस में है। जबकि केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 40 लाख वैक्सीन दान में दे दिए और 5 करोड़ वैक्सीन को कई मुल्कों को निर्यात किया। विपक्ष का आरोप है कि जब वैक्सीन की कमी है तो निर्यात बंद होना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि स्टॉक की कमी नहीं है, राज्य सरकार को वैक्सीनेशन से ज्यादा टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर ध्यान देना चाहिए। आज तक धीरे धीरे कोरोना का कहर जब कम हो रहा था, उसके बाद स्कूलों को खुलने के प्लान बनने लगे थे। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं कैसे होंगी, इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब क्या 10वीं 12वीं की परीक्षाएं जो है वो होंगी या इसे लेकर दूसरा फैसला लिया जाएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ और दिल्ली में इस बाबत कुछ फैसले लिए गए। क्या कोरोना की दूसरी लहर में परीक्षाएं होनी चाहिए? क्या कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों की जान जोखिम में डालनी चाहिए? क्या कोरोना की दूसरी लहर के बीच परीक्षाओं का दूसरा उपाय है? क्या सीबीएसई और सरकार को इस खतरे का अंदेशा नहीं था? कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से कहर बरपा रही है, रोजाना लाख के पार कोरोना केस जा रहे हैं। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। 4 मई से 10वीं और 12वीं सीबीएसई का इम्तिहान शुरू होना है और अचानक कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि बढ़ते केस का मीटर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने तो बड़ा फैसला कर लिया है। कोरोना विस्फोट के चलते 15 अप्रैल से शुरू होने वाली छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। कई जिलों में लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ में यह फैसला लिया गया है।
कोविड के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली के सभी स्कूल, सभी क्लासेस अगले आदेश तक बंद किए जा चुके हैं। दिल्ली में प्रैक्टिकल एग्जाम भी अगले आदेश तक टाल दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या सीबीएसई बोर्ड भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर कोई बड़ा फैसला लेगा? बच्चों और अभिभावकों की चिंता से पीएम मोदी भी वाकिफ हैं। छात्रों से परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी ने माना कि ये ऐसी स्थिति है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं। कई बार जीवन में बहुत कुछ अचानक घटता है, अकल्पनीय घटता है, और इन घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोरोना में भी हम कह सकते हैं कि बच्चों का, युवाओं का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। बचपन के लिए तो 1 साल का नुकसान बड़ी इमारत की नींव में एक खालीपन जैसा है। इस कमी को भरना आसान नहीं। पिछले साल की बात करें तो परीक्षा टालने की मांग को लेकर अभिभावक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। पिछले साल परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अल्टरनेटिव असेसमेंट स्कीम के आधार पर नतीजे का ऐलान किया गया। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी प्रचंड नजर आ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, छात्रों और अभिभावकों को इसका इंतजार है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।